अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और प्रोग्राम का नाम है दी एम्बेसडर। और आपको पता है कि दी एम्बेसडर एक एक्सक्लूसिव शो है जिसमें अपने अलमनाइज को इनवाइट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि उनकी लाइफ के जो हम कहेंगे कि डार्क और उसके बाद बहुत ही वाइब्रेंट और उसके बाद बहुत ही शाइनी और अचीवमेंट वाले दिन कैसे चल रहे हैं, किस कदर वो ज़माना था और किस कदर ये ज़माना है। ऑब्वियसली ये हमारे कलीग भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली हमारे साथ कलीग रहने के बावजूद एक स्टूडेंट भी थे और आज अल्लाह ने उनको उस मकाम पे पहुंचाया जिसके लिए वो कोशां भी थे। आज हमारे पाबिल सर उसामा शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अतीक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। मैं यही कह रहा था कि अल्लाह ने आपको अपने मंजिल मकसूद तक रसाया है। ऑब्वियसली आपके विजन और आपके गोल्स और भी ज़्यादा होंगे, मगर जितना आपके साथ टाइम गुजरा तो आपकी एक ख्वाहिश होती थी कि आप भी फैकल्टी के दर्जात पर फायज हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे माबेन कंप्यूटिंग साइंसेस की फैकल्टी भी हैं, आप सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं और उसके बेसिस ऑब्वियसली आप स्टूडेंट थे और आप हमारे अलमनाई भी हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आज के पॉडकास्ट में आपसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसी हुई और स्कूल के अंदर आप कैसे स्टूडेंट थे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन मेरा दिया। ये तो मैंने भी नहीं सब कभी सोचा था ऐसे अपने बारे में। अच्छा, जहाँ तक स्कूलिंग की बात है तो स्कूल में मैं शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ और जाहिर है वो एक पेरेंट्स का डंडा था, उस वक्त पेरेंट्स का डंडा होता था और बहुत मेहनत की, खासकर मामा ने मेरे पर स्कूलिंग में। और एक एरिया के अंदर स्कूल था हमारे, है बल्कि अभी भी, जील पब्लिक नाम का, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। और फिर उसके बाद मैंने स्कूल स्किप किया, फिर मैंने हिफ्स करा कुरान पाक मैंने हिफ्स किया, तो 2.5-3 साल उसमें लगे मेरे कुरान पाक हिफ्स करने में। और इस दौरान मैंने स्किप किया, अपनी एकेडमिक एजुकेशन को स्किप किया। और फिर उसके बाद स्किप करने के बाद जब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया तो एक गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने कंटिन्यू किया। प्री मेडिकल का स्टूडेंट था मैं और डॉक्टर बनना चाहता था ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद जब 2 साल हो गए मेरे इंटरमीडिएट जब मेरा कंप्लीट हुआ, एफएससी साइंस से मैंने किया, प्री मेडिकल से किया। जब वो कंप्लीट हुआ तो वो आपको पता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो एक 90% वाला क्राइटेरिया है, जी 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 जी, तो उस पे हम लाए कर नहीं सके। तो फिर मैंने अपनी फील्ड स्विच की और मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आया। और कंप्यूटर साइंस पे मैंने ज़ैबिस में एडमिशन लिया और ज़ैबिस में मैंने एडमिशन लिया बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर। और जब मैंने एडमिशन लिया उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ जब वैकेंसीज आई थी आईटी के अंदर, तो मैंने आईटी में अप्लाई किया और एज असिस्टेंट इंटरमीडिएट बेस के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कुछ डिप्लोमा भी मैंने किए हुए थे आईटी के अंदर, आईटी साइड पे। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आईटी में एज असिस्टेंट हो गया था और कंटिन्यू कर रहा था मैं अपनी एजुकेशन को साथ साथ जॉब के। तो रूटीन कुछ ऐसी होती थी मेरी, सुबह 8:30 8 बजे मैं आता था ज़ैबिस फॉर टेकिंग क्लासेस और फिर उसके बाद 3 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद 3 बजे से लेके 10 बजे तक फिर मेरी जॉब टाइमिंग होती थी और 10 बजे फिर मैं घर जाता था, खाना वाना खाता था, फ्रेश होता था और फिर उसके बाद जो पढ़ाई होती थी उसको मैं। अच्छा, इसके दौरान आपने क्या फाके रखे या रोजे रखे? सुबह से आप रात को जाके खाना खाते थे, तो क्या बीच में कोई टाइम नहीं मिलता था क्या खाने का? नहीं, खाना फाके रखना जरूरी था? खाना बिल्कुल खाता था मैं। तो वो मैं अपना हमारे जो स्टूडेंट्स जो मेरे क्लासमेट्स थे, कभी उनके साथ खाता था, कभी मैं कुलीस के साथ खाता था, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं था क्योंकि वो क्लासेस होती थी जब फ्री होते थे। तो मैंने तो इसलिए सवाल किया कि आपकी सेहत माशाल्लाह माशाल्लाह आज तक आप स्लिम लग रहे हैं, तो आप बिला वजह सीरियस ना हो इस बात नहीं, अच्छा सर, आगे जाने से पहले मुझे दोबारा वापस आना पड़ता है। तो आपने कहा कि स्कूलिंग के टाइम में आप बड़े वाइब्रेंट और अच्छे स्टूडेंट थे और डंडे का मयार आपने सबसे पहले बुलंद रखा और मम्मा ने आपके ऊपर बड़ी मेहनत की। अब मुझे बताएं कि आप डंडे स्कूल में खाते थे या घर पे आप डंडे बरसते थे? और डंडे बरसते थे तो मतलब कहने का मकसद ये कि आप दिल लगा के पढ़ते नहीं थे, आपको दिल लगाकर पढ़ाया जाता था, मतलब उसमें कितनी सदाकत है वो तो आपके मुंह से हम सुनेंगे। अच्छा, वो डंडे का कहने का मकसद ये था कि स्कूल में मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ और हाई ग्रेड स्टूडेंट रहा हूँ मैं, हाई ग्रेडर।
डंडे का कहने का मकसद ये था कि जो ट्यूशंस जो आपको याददाश्त वापस आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, अगर आप खुल के बोले प्लीज। तो जो होमवर्क्स वगैरह मिलते थे यूजुअली स्टूडेंट जो है अपना एक घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं अपने स्टडीज से। तो उसमें जो है वो फिर डंडे का जोर काम आता है, और जब तक काम नहीं होगा कंप्लीट, जब तक आपने नहीं उठना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो फिर इस बात पे मैंने कहा कि डंडे की वजह होती थी थोड़ी सी, जो हार्ड वर्किंग जो हाई ग्रेड जिसकी रीजन एंड रिजल्ट जिसका हाई ग्रेड बनता था। अच्छा समा, ऑब्वियसली आपने बताया कि आप अंडर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया ज़ैबिस, तो ज़ैबिस का माइंडसेट कैसे बनाया आपने? समवॉट आपको देखें तो आपने कहा कि आपने 2-2.5 साल स्किप किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हाफिज़ कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर गए और आपका विजन शुरू के अंदर ये था कि यू शुड बी अ डॉक्टर फोर्स। वो ऑब्वियसली बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, एंड देन अगेन परसेंटेज का इशू बिल्कुल जीनियन है, आप वो नहीं कर पाए। So how you come up with the idea to go and pursue education in Zabist, and especially a big diversion? अगर आप चाहते तो बी फार्मेसी कर सकते थे, बहुत सारी और भी फील्ड थी, इवन उस वक्त बायोसाइंसेस भी ज़ैबिस्ट में था, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो ये कैसे ख्याल आया? पहली चीज ज़ैबिस्ट, दूसरा कंप्यूटिंग। अच्छा, ख्याल ऐसे आया, अच्छा ज़ैबिस्ट का तो ये था कि क्योंकि मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट कर दी थी आईटी साइड पर, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने शुरू से ही जैसे मैं प्री मेडिकल में भी जब मैं आया तो मेरे माइंड में था कि अगर इफ इन केस मेरा जैसे प्लान करता है ना बंदा अपना गोल, कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो प्लान ए में मेरे यही था कि अगर मैंने प्री मेडिकल से जाना है तो फिर मैंने एमबीबीएस ही करना है, और इफ इन केस अगर मेरा नहीं होता एमबीबीएस के अंदर एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो फिर मैंने अपनी फील्ड स्विच करनी है, फिर मैंने फार्मेसी या डेंटिस्ट की तरफ नहीं जाना। और वही सोचते हुए जब मेरा प्री मेडिकल में मेरा परसेंटेज जैसे कम आई, तो फिर मैंने जो है वो डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में, आईटी एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध टेक्निकल बोर्ड से, 1 साल का 1.5 साल का डिप्लोमा था वो मैंने कंप्लीट किया। तो वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट और बिल्ड हुआ कंप्यूटर साइंस में। और बाय द वे कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट अभी से नहीं है, कंप्यूटर साइंस में जब मैं अपने मैट्रिक में था, 9-10 में था, तो मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक अलग फील्ड हो जाती थी और साइंस एक अलग फील्ड हो जाती थी उसी लेवल पर ही, तो मैं अपने बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस की लाइव्स भी लेता था। सही, उसी टाइम से मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में भी। तो और वही फिर आगे जब चला तो मेडिकल साइंस में जब नहीं हुआ तो फिर मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, और उस डिप्लोमा की बेस के ऊपर फिर मुझे जॉब मिली ज़ैबिस में। और फिर क्योंकि मैं ज़ैबिस के अंदर जॉब कर रहा था ऑलरेडी और कंटिन्यू करनी थी मैंने अपनी एजुकेशन, तो फिर मैंने ये सोचा, और इसमें मेरे बॉसेस जो आईटी के बॉसेस हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत मेंटरिंग करी मेरी बहुत अच्छी से काउंसलिंग करी। उन्होंने मुझे समझाया कि जब आप यहाँ जॉब कर ही रहे हो और आईटी सेक्टर में ही जॉब कर रहे हो तो यहीं से ही आप कंटिन्यू भी करो अपनी एजुकेशन को। तो बिल्कुल मैं खास तौर पे सर आसिफ काजी का नाम लेना चाहूँगा, डायरेक्टर आईटी। उन्होंने मुझे बहुत पुश किया इसके अंदर कि मैं, और सर आजम तनूली, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो उसामा ऑब्वियसली एक अच्छा सफर आपका गुजरा है, जैसे आपने बताया कि आसिफ काजी साहब, बिल्कुल नो डाउट उनकी बहुत शफकत रहती है हमारे ऊपर भी, और हमें भी वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं। इवन टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हमारे यहाँ आ रही हैं, कुछ अर्सा पहले देखें तो हम पॉडकास्ट वगैरह के अंदर इतने अच्छे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह सर काजी साहब की गाइडेंस से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से एनहांस करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली व्यूअर्स जरूर बताएंगे कि हमने कितना एनहांस किया है। बिसाइड दिस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हाफिज लोग होते हैं माशाल्लाह उनकी मेमोरी कही जाती है बहुत ही, हमने तो मजाक में ये भी सुना है कि काली मिर्चें बहुत खाते हैं इसलिए इनके दिमाग जो है ना तेज रहते हैं। तो इत्तेफाक से तुम क्या रट्टा वाले स्टूडेंट हो या प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हो? मतलब ऑनेस्ट वर्ड्स देना, मतलब हाफिज होने के बाद तुम अगर डॉक्टरी के लिए रट्टा सही नहीं लगा पा रहे तो मैं तभी तुमसे ये सवाल कह रहा हूँ कि भाई तुम किस तरह के स्टूडेंट हो? मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हो या चीज़ों को बुकिश वाइज याद कर लेते हो? तो ऑब्वियसली तुम शुरू से कह रहे कि तुमने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप होगी स्टूडेंट्स के लिए जो हाफिज कुरान है, तो वो समझ सकेंगे हाँ यार इस तरह भी हम चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा स्टूडेंट था बेसिकली कि रट्टा तो ज़ाहिर है स्कूल लाइफ में रट्टा आपको चाहिए होता है,
और जब आप कुरान हिफ्स की तरफ जाते हैं तो उसमें भी एक बेसिकली आप रट्टा ही लगा रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब आप कुरान पाक हिफ्स कर लेते हैं तो फिर उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और तो रट्टा का कॉन्सेप्ट तो है, बिल्कुल है इसमें, लेकिन मेरा रट्टा इतना स्ट्रांग इस सेंस में नहीं है कि मुझे जो है वो प्रैक्टिकली पहले इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है, यानी जिस चीज को मैं रट्टा लगा रहा हूँ उसको मुझे नजर आना चाहिए कि वो किस तरह से काम करेगी चीज, सही, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, तब वो मैं इजीली ग्रास्प कर सकता हूँ उन उस किसी कॉन्सेप्ट को, तभी मैं ग्रास्प कर सकता हूँ जब मेरे सामने वो चीज हो रही होगी। सही। अच्छा, ऑब्वियसली ज़ैबिस में आप आए और आपकी बातों से नज़र भी आ रहा है कि आपने, इवन हमारी मुलाकातें रही, हमने आपको खुद विटनेस किया है कि आप ऑब्वियसली स्टूडेंट थे, देन अगेन आप शाम में अपनी जॉब भी करते थे। स्टूडेंट टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि क्या लोगों का माइंड सेट ये कि कंप्यूटिंग इज़ वेरी हार्ड जॉब एंड इट्स नॉट अ इजी कप ऑफ टी, लाइक आप समझते हैं कि ज़ैबिस का कंप्यूटिंग साइंसेस का बच्चा जाएगा, एडमिशन लेगा और वो डिग्री उठा लेगा। तो आपको कितनी एफर्ट्स लगानी पड़ी, एंड देन अगेन आपके मेजर्स वगैरह क्या थे इसके अंदर? अच्छा देखें, फील्ड तो कोई भी आसान नहीं होती, चाहे अगर आप आर्ट्स में भी एडमिशन लेंगे तो मेहनत तो उसमें भी करनी है, ठीक। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है, किसी भी फील्ड में जाना है। सही। और बिल्कुल कंप्यूटर साइंस एक कॉन्सेप्चुअली आपको कंप्यूटर साइंस में आने के लिए कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको इतनी बनानी पड़ती हैं। तो एक कंपैरेटिवली अगर हम मैनेजमेंट साइंस की डिग्री से कंपेयर करें या मीडिया साइंस की डिग्री से कंपेयर करें तो एक मुश्किल डिग्री है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे वो यहीं से ही पढ़ के हो रहे हैं, और हम भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था और 2020 में यानी 4 साल के बाद मैंने यहाँ से ग्रेजुएट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा जब ग्रेजुएशन हुई तो उस वक्त कोविड चल रहा था, तो हमारी ग्रेजुएशन ऑनलाइन हुई थी। तो वो जो एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करना, वो उस तरह से नहीं हो सका था। लेकिन ओवरऑल हमारी जो 4 साल गुजरे और फिर 2 साल मास्टर्स के जो गुजरे ज़ैबिस में, वो बहुत अच्छे थे, एज स्टूडेंट भी और एज स्टाफ बिल्कुल। अच्छा, तो मास्टर्स करने का इरादा कैसे हुआ? ऑब्वियसली लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, अभी तो अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, यार क्या जरूरत है मास्टर्स करने की है वो। तो रीजन क्या था और किसने आपको इस चीज के लिए मतलब बहुत उकसाया कि हाँ भाई करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, कंटिन्यू एजुकेशन हो जाती है इजिली, आपको मतलब बहुत सारी टिप्स होती है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों को भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना जो आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो उस टाइम जैसे मैंने अभी बताया कि कोविड पीक पर था। जी जी, जून जुलाई का टाइम जब हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर खत्म हुआ था तो उस वक्त कोविड पीक पर था। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। सही। तो क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था और सब ऑलमोस्ट सब कुछ लॉकडाउन था, मेरा इरादा मास्टर का शुरू से ही था। जैसे जब मेरा कंप्लीट हो रही थी डिग्री, 3rd ईयर में था, तो मेरा इरादा था कि मैंने कंटिन्यू करना है, मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना है। क्योंकि अगर गैप आ जाता है बीच में, बैचलर्स के बाद मास्टर्स में गैप आ जाता है, तो फिर वो आपकी वो स्किल्स नहीं रहती, वो आपके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते और आपको जाहिर है फिर मुश्किलात होती हैं कंटिन्यू करने में। तो मेरा माइंड था शुरू से, जब मेरा 3rd ईयर स्टार्ट, 4th ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ कि मैंने कंटिन्यू करना है मास्टर फौरन। यहाँ से ज़ैबिस से फौरन ज़ैबिस से ही क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि कोविड तो चल ही रहा था। तो मैंने कहा कि बस अभी चल रहा है तो अभी मास्टर बैचलर फौरन हो गया तो मास्टर भी साथ साथ हो ही जाए। तो फिर मैंने मास्टर के अंदर भी मैंने एडमिशन फिर ले लिया। सही। अच्छा, ऑब्वियसली आपने जिस कदर कहा कि आपने बैचलर्स के फाइनल टाइम्स के अंदर, यानी इससे कहीं कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपने माइंड बना लिया था, तो उस माइंड बनाने के पीछे क्या रीजन था? ऑब्वियसली आपका शुरू से कुछ विजन तो डॉक्टर वगैरह का था। अब यहाँ आके मैं एक चीज देख रहा हूँ, ऑब्वियसली होता है कि यार हाँ ये हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, और आज आप फैकल्टी भी हैं। अच्छा, बिल्कुल रीजन यही था मास्टर्स करने के पीछे कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, पीएचडी डॉक्टर बन जाएंगे। तो मतलब अब आपने डॉक्टर बनना है। अब आपने डॉक्टर बनने की ठान ली, अब आप पीएचडी में एनरोल होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीएचडी में बिल्कुल मैं इंशाल्लाह एनरोल होने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल कहा। अच्छा, सिल्वर मेडल, ऑब्वियसली कॉन्वोकेशन आपका पहला वाला चले उतना एग्जाम्पलरी, उतना वाइब्रेंट, उतना मजेदार नहीं हुआ, और आपने शायद कोविड के अंदर ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जो भी हुआ था। उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मैं कहूँगा हैंडसम पैकेज हो गया कि आप माशाल्लाह अगले जब आपका मास्टर्स का कॉन्वोकेशन आया तो आपको सिल्वर मेडल से नवाजा गया। तो क्या फीलिंग थी, क्या सोच आ रही थी उस वक्त?
रोना नहीं है, बताना है प्लीज। इमोशनल नहीं होना यार प्लीज। देखिए हुआ ये था कि जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया था अपना एमएस ज़ैबिस से, जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले सेमेस्टर में 4 CGPA बनी, सेकंड सेमेस्टर में 4 CGPA बनी। तो उस वक्त मैंने अपना माइंड बना लिया था कि इस दफ़ा मैंने गोल्ड मेडल लेना है लाजमी, क्योंकि 2 सेमेस्टर में कंसेक्यूटिवली आपने जब 4 CGPA ले ली तो एक मैंने माइंडसेट बना लिया था कि 4 CGPA 2 सेमेस्टर में ले ली, 2 सेमेस्टर रह गए और मैंने मास्टर्स में अब गोल्ड मेडल लेना है। और सेकंड ये कि मैंने मास्टर्स जो किया वो थीसिस से किया है, और मैं अपने बैच में एक वाहिद स्टूडेंट था जो थीसिस से मैंने जिसने कंप्लीट किया मास्टर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, और विद सिल्वर मेडल मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फीलिंग क्या थी भाई? आपने अचीव तो कर लिया, फीलिंग बताओ ना। वो कहते हैं ना कुछ ऐसी चीजें होती जो इंसान बता नहीं पाता। मैंने आपको इसलिए इस जगह रखा है कि आप बताएं। फीलिंग जो थी बस वो एक्सप्रेसिबल नहीं है। फीलिंग क्या थी, और खास तौर पे वो फीलिंग जब रोना नहीं है बस प्लीज। खास तौर पे वो फीलिंग जब मुझे स्टेज पे कॉल किया गया था और सिल्वर मेडल मुझे जब पहनाया गया था, और पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे, मुझे देख रहे थे। बेसिकली देखिए, इंसान जब गोल्ड मेडल या इस तरह की कोई अचीवमेंट की तरफ जाता है तो उसके माइंड में यही होता है कि ये मेरे पेरेंट्स के लिए प्राउड फीलिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और पेरेंट्स के प्राउड के लिए ही मैंने इतनी सारी मेहनत की थी। और मुझे जब गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल पहनाया गया तो मैं देख भी अपने पेरेंट्स को ही रहा था, और उनकी जो फीलिंग्स थी ना, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो आपके बारे में उस वक्त क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो फीलिंग जो है वो एक्सप्रेसिबल नहीं है। अम्मा क्या कह रही थी, सुधरेगा नहीं तू नहीं सुधरेगा अब। अच्छा, तुम्हारे मुंह से हर घड़ी जो है ना निकल रहा है गोल्ड मेडल, तो क्या मतलब पीएचडी वाले प्रोसेस में लोगों को अभी से ही तुमने माइंड बनाया हुआ नहीं छोड़ूंगा? जैसे तुमने कहा एमएस में नहीं छोड़ूंगा, गोल्ड मेडल लेना है, सिल्वर आ गया, अब तुम पीएचडी करने जा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम अब दिमाग में यही सोच रहे हो नहीं छोड़ूंगा, अब पीएचडी लेके रहूंगा यार इंशाल्लाह। क्या है इसके बारे में? मेरा बिल्कुल गोल्ड मेडल का बिल्कुल जहन में बार बार जबान पे मेरे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सोचा हुआ गोल्ड मेडल के लिए ही था, और थोड़ा सा डिफरेंस आया था सीजीपीए के अंदर, सम पॉइंट्स का डिफरेंस आया था जिसकी वजह से मेरा जो गोल्ड था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया था। तो मेरा माइंडसेट सेकंड सेमेस्टर में मेरा माइंडसेट बन गया था मैंने गोल्ड मेडल में जाना है, और गोल्ड मेडल उनको मिलता है जो पूरे बैच में जो हाईएस्ट सीजीपीए हाईएस्ट होते हैं तो उनको गोल्ड मेडल मिलता है, और सिल्वर मेडल उनको मिलता है जो सेकंड हाईएस्ट होते हैं। तो माइंड हमेशा फर्स्ट रहने का था मेरा, बस वो थोड़ा सा पॉइंट का ऊपर नीचे हुआ जिसकी वजह से मुझे सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड मेडल फिर किसको मिला? गोल्ड मेडल हमारे साथ क्लासमेट में थी शफक जरीन, माशाल्लाह। तो वो बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। बिल्कुल मुझसे ज्यादा काबिल थी, इसलिए वो बिल्कुल गोल्ड मेडल पे लाए। लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल है कि मैं आगे जाऊं और पीएचडी करूं। नहीं, हमारी आपके लिए भी बेस्ट विशेस हैं और मोहतरमा के लिए बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह आप लोगों को तरक्की होते कामयाबी से नवाजे, आप आगे भी इसी तरह मेहनत करें और गोल्ड मेडल्स वगैरह जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो अचीव करें। मीनवाइल अब आते हैं वापस, क्योंकि तुम बहुत ही आगे चले गए, मैंने कहा पीछे ले आऊं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी लाइफ में ज़ैबिस्ट ना होता तो क्या होता? कोई और यूनिवर्सिटी होती। मतलब क्या, मतलब जो आज माशाल्लाह तुम हो अपने मकाम पे जा रहे हो, उसमें ज़ैबिस्ट का क्या किरदार नजर आ रहा है? ज़ैबिस्ट का बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और खासकर आपकी स्किल्स की ग्रूमिंग के अंदर, और सिर्फ एजुकेशन साइड पे ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था और रहता हूँ अभी भी, जैसे एसएससी के इवेंट्स वगैरह के अंदर, और ज़ैबी फेस्ट हमारा अपना फेस्टिवल जो होता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे भी एक्टिव रहता था एज ए स्टूडेंट। और एसीएम हमारी एक सोसाइटी है, उस वक्त ये कंप्यूटर साइंस के अंडर में होती थी, अब शायद एसएससी के अंडर में है, तो उसके अंदर भी मैं एक एक्टिव मेंबर था। 2 साल तकरीबन मैं रहा उसके अंदर। फिर बाद जब 4th ईयर शुरू हुआ तो वो 4th ईयर का लोड इतना होता है एफआईपी का, और फिर मैं यहाँ पर स्टाफ में भी था, तो फिर मैंने ये स्किप कर दी थी सोसाइटीज़ और स्टूडेंट लाइफ में ही रहा। तो बिल्कुल ज़ैबिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी ग्रूमिंग के अंदर, क्योंकि अगर ये मेरे 6 साल निकाल दें आप, 2 साल मास्टर्स के और 4 साल ग्रेजुएशन के, तो मैं क्या हूँ। अच्छा देखो, ऑब्वियसली एक विजन है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पर्सनली आपके लिए दुआएं कि आप खैर से पीएचडी करें और उसमें भी आप गोल्ड मेडल अचीव करें।
मेजर्स आपके हमने देखे हैं कि बड़े डिफरेंट हैं, ये मेजर्स कैसे सिलेक्ट करने का माइंड आया? आप खुद बताएंगे आपके मेजर्स किस फील्ड के हैं, और आप मेरे ख्याल से इस वक्त उस फील्ड में ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेजर्स का ये था कि हमारे टाइम पर, यानी बैचलर्स जब मैं कर रहा था, बैचलर्स की अगर हम बात करें तो बैचलर्स जब मैं कर रहा था तो हमें जो मेजर्स ऑफर होते थे, जिसको हम इलेक्टिव कहते हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव या दूसरे इलेक्टिव्स, तो वो हमारे प्रोग्राम मैनेजर जो है वो एक तो प्रोग्राम मैनेजर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे हमारे उस वक्त के प्रोग्राम मैनेजर भी, और हमारे एचओडी भी, डॉक्टर इमरान अमीन हमारे एचओडी थे कंप्यूटर साइंस के और अभी भी हैं। और उस वक्त हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर थे वो सर आसिम रियाज थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और आज भी हैं। आज भी है। आज भी है। तो सर आसिम रियाज, तो और वो मेरे सुपरवाइजर भी थे, बाय द वे मेरे एफआईपी के सुपरवाइजर भी सर आसिम रियाज ही थे। तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे और हमसे सजेशंस लेते थे कि भाई क्या ऑफर करना चाहिए, किस बच्चे आप लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। कुछ हमसे भी इनपुट लेते थे स्टूडेंट्स, हमसे मींस स्टूडेंट्स से इनपुट लेते थे, और कुछ खुद उनकी भी एनालिसिस थी, मार्केट एनालिसिस जो मार्केट में बहुत ज्यादा इन होती थी टेक्नोलॉजीज, उनके वो कोशिश करते थे कि ऑफर कराएं एज इलेक्टिव स्टूडेंट्स को कोर्सेज। और जब वो कोर्सेज हमें मिलते थे, जैसे कि डाटा साइंस हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, इस तरह के कोर्सेज, ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट की साइड पर रिएक्ट नेटिव, क्लाउड नेटिव, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, तो इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं उस वक्त हमारे टाइम जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे तो बहुत ज्यादा न्यू थी, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा न्यू थी। और ये सारी जो कोर्सेज हैं ये हमें इलेक्टिव में मिले, और जब मिलते थे तो हम ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम मैनेजर के पास जाते थे, प्रोग्राम मैनेजर से डिस्कस करते थे कि सर ये सारे कोर्सेज हैं, इनमें से कौन से हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो वो भी हमारी कैरियर काउंसलिंग करते थे। प्लस सीनियर्स, हमारे जो सीनियर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, तो उनसे भी डिस्कस करते थे कि कौन से कोर्सेज में हमें जाना चाहिए, कौन से कोर्सेज में नहीं जाना चाहिए। और प्लस हमारी अपनी विशेष, हमारी अपनी इंट्यूशंस कि हमें कौन सी डोमेन में जाना चाहिए, तो उसी को देखते हुए हमने इन तीनों डोमेन्स को, इन तीनों स्किल्स को जहन में रखते हुए कि इनपुट लिया प्रोग्राम मैनेजर से, फिर इनपुट लिया अपने सीनियर से, फिर हमारी कुछ अपनी इंट्यूशंस होती थी अपने हमारे जो क्लासमेट है कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये सब मिलाकर जो फिर एक एग्रीगेट निकलता था, तो फिर उस कोर्स में फिर हम एडमिशन लेते थे, रजिस्टर करवाते थे। तो उसी बेसिस पे भी हमने अपनी जो स्पेशलाइजेशन की वो कोर कंप्यूटर साइंस की तरफ ही की थी, और जिसमें मेरे जो उस वक्त यानी बैचलर के अंदर जो मेरे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज थे वो वेब डेवलपमेंट साइड थी, और मेरा एफआईपी भी वेब डेवलपमेंट और क्लाउड नेटिव की तरफ था, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ था। और अच्छा, मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड मैंने कोर कंप्यूटर साइंस में ही किया, और जो मेरी डोमेन थी वो मेरी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, डीप लर्निंग की तरफ थी। मेरा थीसिस का टॉपिक भी एक मशीन लर्निंग की डोमेन में ही था, इंटेलिजेंट डेटा ड्रिवन मॉड्यूल फॉर एनर्जी मैनेजमेंट यूजिंग डीप लर्निंग। तो ये भी मेरा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की डोमेन में ही था टॉपिक, और इसीलिए फिर और ये एक हॉट टॉपिक भी है आजकल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक प्रोडक्ट है जो आप आजकल एक्सप्लोर कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, चैट जीपीटी के नाम से। तो सही, तो आगे भी बढ़ेंगे, मगर फिर थोड़ा सा मुझे पीछे आना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम इस चीज को देखते हैं कि आपने मेजर्स सारी इस चीज को, जस्ट लाइक आपने अंडर ग्रेजुएशन और जस्ट लाइक मास्टर्स के अंदर ये मेजर्स लिए, ये सब चीजें अपनी जगह। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक जगह गोल्ड मेडल, दूसरी जगह भी अब विजन रख रहे हैं। अंडर ग्रेजुएशन में ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या स्टूडेंट एक्टिविटीज की वजह से, मतलब आपकी मास्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट एक्टिविटीज नहीं थी, और अंडर ग्रेजुएशन में आपकी स्टूडेंट एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रही हैं, तो क्या वाकई ये डिस्टर्बेंस उस वजह से ही थी कि आपका माइंड इधर उधर हर जगह लगा हुआ था, तो आप अपने विजन को उस तरह नर्चर नहीं कर पाए, वरना आप अंडर ग्रेजुएशन में भी एक गोल्ड मेडल ले सकते थे? अच्छा, हुआ ये था कि गोल्ड मेडल के लिए जब आप मतलब अपना माइंडसेट बनाते हैं तो वो पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर से ही आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, तभी आप उसी को माइंड में रखते हुए अपना एक गोल बना लेते हैं कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है, उसी को माइंड में रखते हुए उसके लिए हार्ड वर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर्स में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में नहीं था। मास्टर में बीइंग लैब इंजीनियर
मास्टर जब मैं कर रहा था तो मैं CS डिपार्टमेंट में लैब इंजीनियर भी था। तो कंप्यूटर साइंस का जो हमारा जैब ई फेस्ट होता है उसके अंदर मैं कोर टीम मेंबर था, और हमारे साथ जो है 4-5 मेंबर्स की फैकल्टी मेंबर्स की टीम थी, और उसके नीचे पूरी स्टूडेंट की टीम बनती है। और जिन्होंने लास्ट जो ई फेस्ट करवाया 2022 का, तो सही। उसके कोर टीम मेंबर में मैं था। तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अभी भी था, लेकिन इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था कि जितना मैं बैचलर्स में था। और मेरा स्टूडेंट्स की जो अभी स्टूडेंट्स हैं करंट स्टूडेंट, उनको भी यही सजेशन है कि सिर्फ अपने आप को एकेडमिक साइड पे नहीं रखें, बल्कि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी हैं, ताकि आपकी जो और हिडन स्किल्स हैं वो भी आप पॉलिश कर सकें, वो भी इंप्रूव कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज नॉट लाइक जस्ट कि आपने जब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपने वेब डेवलपर ही बनना है, वेबसाइट ही बनानी है या सॉफ्टवेयर ही बनाने। आप और एक्टिविटीज में भी आ सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे भी आ सकते हैं, टीम लीड साइड पे भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी लीडरशिप स्किल्स देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जज की जाती हैं, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। और ये सारी चीजें आप सीखते ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, ये आप एकेडमिक एक्टिविटीज में नहीं सीखते। आप जब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जाते हैं और वहां पर इवेंट्स, डिफरेंट किस्म के इवेंट हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की टीम्स होती है जिसके अंदर आप उसका पार्ट होते हैं, उनके साथ फिर मर्जर आपका होता है और फिर एक कोई इवेंट आप करवाते हैं, तो बहुत लर्निंग होती है आपकी। तो अंडर ग्रेजुएट, खासकर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें लाजमी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जाना चाहिए। और जहां तक रही मेरे उसकी बात कि मैंने अंडर ग्रेजुएट में सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल क्यों नहीं लिया, तो वो एक माइंडसेट होता है जो आपको पहले, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर से बनाना पड़ता है कि मैंने अपना इस डिग्री में, बैचलर्स में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेना है। तो वो मेरा नहीं था। मैं उस वक्त जब था बैचलर्स में, जब था अपने, तो मैं मार्क्स की रेस में नहीं था। एक्चुअली मैं मार्क्स की रेस में नहीं था, और बस मेरी यही थिंकिंग थी कि मैंने लर्निंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी है, अपने स्किल्स पे काम करना है। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना भी आपके स्किल्स को पॉलिश करता है। तो मेरा बस अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का एक ऑब्जेक्टिव था और मैं उसी को कर रहा था। और डेफिनेटली अगर उस वक्त मेरे माइंड में होता गोल्ड मेडल का, सिल्वर मेडल का, तो अच्छा, माइंड में फिर कैसे आया आपके एमएस के अंदर के गोल्ड मेडल और ये सिल्वर मेडल भी है? बिल्कुल ऐसे ही माइंड में आया कि जब जैसे मैंने पहला सेमेस्टर किया तो कोई और एक्टिविटी थी नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा था, तो मेरा पूरा फोकस जो है वो अपनी स्टडीज के ऊपर ही था और जॉब पे था। तो बस क्योंकि जब आपका फोकस जब किसी एक चीज पे होता है तो आप बिल्कुल उसमें पॉलिश करते हो, आप उसमें एक्सीलेंस गेन करते हो। और जब आप 100% एक काम कर रहे हो तो आप 4 CGPA फिर आपकी बनी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले सेमेस्टर में 4 CGPA बनी, सेकंड सेमेस्टर में 4 CGPA बनी। तो बस वही मैंने माइंड बना लिया अपना कि अब जो है मैंने जब ये डिग्री करनी है तो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके ही करनी है। एक्चुअली सिल्वर मेडल माइंड में नहीं था मेरा, उस वक्त सिर्फ गोल्ड मेडल ही था। सही। अच्छा, आप अपने आप को जैब्स में किस तरह का स्टूडेंट देख रहे हैं? ऑब्वियसली आप भी अब पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। अब आप माशाल्लाह एक स्टूडेंट से रिवर्ट होके एक टीचर की पोजीशन पे आ गए, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी डिफरेंट किस्म की चेंजिंग्स आई होंगी। आप किस तरह के स्टूडेंट थे और आपके स्टूडेंट्स में कोई आपको आप जैसा स्टूडेंट नजर आता है? बिल्कुल। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ज़्यादा जीनियस हैं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और जब आप उनको पढ़ाते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, तो आपको आइडिया भी होता है कि जो वो एक फ्रेज, आपने एक इडियम सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे ज़्यादा जीनियस होती है, 10 गुना ज़्यादा आगे होती है आपसे। तो वही बिल्कुल फैक्टर यहाँ भी अप्लाई होता है कि जो आपके आने वाले स्टूडेंट हैं, यानी जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम सिखा रहे हैं चीज़ें, तो वो आपसे ज़्यादा जीनियस भी हो सकते हैं। और बिल्कुल पोटेंशियल है स्टूडेंट्स के अंदर, वो अपना कोशिश करते हैं आउटपुट देने की और हम अपना इनपुट देने की, और वो भी फिर अपना इनपुट देते हैं तो फिर कुछ आउटपुट निकलता है। अच्छा, किसी और स्टूडेंट में नजर आता है कि उसामा साहब नजर आ रहे हो आपको उसमें? एक्चुअली मैं एक शुरू से ही अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता था और अभी करना भी नहीं किसी चाहिए। को मतलब कंपेयर नहीं करता। एक होता है ना कि हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग, पोटेंशियल स्टूडेंट नजर आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम कोड नहीं करना चाहता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे साइमल्टेनियसली चार सेक्शंस को पढ़ा रहा हूँ। 4 सेक्शंस को अगर आप टोटल काउंट निकालें तो 120 के करीब स्टूडेंट्स बनते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनमें पोटेंशियल्स है,
जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के अलावा भी हमारे पास आते हैं काउंसलिंग आवर्स में और हमसे पूछते हैं कि सर ये इस लाइन में मैं जाना चाह रहा हूँ, इस डोमेन में मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो फिर हम उनको भी गाइड करते हैं कि ये कोर्सेज कर लें, या ऑनलाइन कोर्सेज हैं, HEC ने दिए हुए, ज़ैबिस की तरफ से मिले हुए, यूडेमी के कोर्सेज, कोर्सेरा के कोर्सेज HEC की तरफ से फ्री में मिले हुए हमें, तो उनको अवेल करें और अपनी जिस डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं उस डोमेन के कोर्सेज वहाँ से उनमें एनरोल हों और वहाँ से भी लर्न करें, सिर्फ यूनिवर्सिटी पे रिलाय ना करें और सेल्फ स्टडी की तरफ आएं। सही। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आने वाली नस्लें जो है ना वो 10 गुना ज्यादा तेज होंगी, तो आपकी आने वाली नस्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कब आ रही है? कब आप, खैर से आई होप सो कि आप अभी तक बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं, तो कब आप डबल और ट्रिपल होने के अंदाजे में जा रहे हैं? ये वाली जो डोमेन है ना, ये पूरी की पूरी डोमेन मैंने ना अपनी फैमिली पे छोड़ी हुई है। किस पे? मम्मा पे, पापा पे, किस पे छोड़ा है? कल को ऐसे नहीं तो घर में पटा डलवा दो, हमने सोचा था और लग गए मामले। अगर हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपसे डिस्कस भी हुआ कि आप PhD करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक कोई माइंडसेट ये होता है कि लोग एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी सोचते हैं कि पहले पढ़ना है, फिर अपना बिजनेस वगैरह एस्टेब्लिश करना है, या किनका ख्याल होता है डॉक्टर बनना है तो मैं कोई ऐसी रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया के लिए बड़ी जामे हो, या लोगों का माइंडसेट होता है कि अगर मैं PhD कर रहा हूं तो मुझे बुक्स वगैरह लिखनी है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी PhD करने का क्या वजूहात होंगी, क्या मतलब सोचा है आपने PhD करने के बाद? सिर्फ पढ़ाना है, रिसर्च करनी है? जैसे आपने बोला कि मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करके फिर आपने अपने रिसर्च के अंदर थीसिस पे ज्यादा एम्फसाइज रखा था, तो आगे का माइंडसेट क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है कि आगे का माइंडसेट भी मेरा रिसर्च की तरफ ही है कि रिसर्च की तरफ आगे जाना है। और रिसर्च की तरफ आगे जाने के लिए आपका PhD एक मैंडेटरी फील्ड हो जाती है। PhD आप वो खुद इटसेल्फ एक रिसर्च फील्ड है। तो PhD की डोमेन भी मेरी यही होगी इंशाल्लाह, जब मैं शुरू करूंगा जो मशीन लर्निंग, जिसके अंदर मैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर मैंने अपना थीसिस किया, बैचलर्स किया, और इसी में मैं अपना कंटिन्यू करना चाहता हूँ PhD भी, कि इसी डोमेन में रहते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसी डोमेन में रहते हुए आगे जाया जाए और रिसर्च की तरफ ही बढ़ा जाए। अच्छा, पढ़ाने का यानी कि टीचिंग का आइडिया मेरा रिसर्च पे रहकर, आप अगर टीचिंग में रहते हैं, रिसर्च में रहकर अगर आप टीचिंग में रहते हैं तो आपकी अपनी भी लर्निंग होती है। इसीलिए रिसर्च में अगर आप हैं और एकेडमिक साइड पे भी आप हैं, तो ये दोनों फील्ड जो है एक तरह से कहने के एक दूसरे के लिए बनी है। क्योंकि अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं और आप कहीं कॉर्पोरेट साइड के ऊपर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आप उन दोनों को मर्ज नहीं कर पाएंगे, आप दोनों को साथ साथ चला नहीं सकते, खासकर अगर पाकिस्तान की बात करें। तो यहाँ आपने अगर रिसर्च में रहना है तो फिर आपको एकेडमिक्स में रहना पड़ता है, और वो आपको फिर फर्दर आपको हेल्प आउट भी करती है फील्ड। आप क्योंकि आप जब पढ़ा रहे होते हो तो कुछ ना कुछ हर वक्त आप लर्न भी कर रहे होते हो। ऑब्वियसली टू वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, और जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो भी नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होते हैं बड़े वाइब्रेंट, नए क्वेश्चंस आप लेते हैं स्टूडेंट से। हर स्टूडेंट अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से क्वेश्चन करता है, और फिर आप के भी माइंड में वो क्वेश्चन कभी नहीं आया होता, समटाइम ऐसा भी होता है, और फिर आप वो क्वेश्चन जब आप सुनते हैं तो फिर आप उसके ऊपर सोचते हैं कि ये इस तरह से भी इन चीजों को देखा जा सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है, इस एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है, और फिर उस वे में लेके चलते हैं उन चीजों को आगे। सही। अच्छा, ऑब्वियसली आपने अंडर ग्रेजुएशन में सर आसिम आपके एडवाइजर थे, और जब आप मास्टर्स कर रहे थे तो मास्टर्स में आपने डीन वगैरह, तो उसके अंदर आपके एडवाइजर कौन थे? मास्टर्स में मेरे सुपरवाइजर जो थे वो डॉक्टर सैयद सजाद हुसैन रिजवी थे, और अभी तक वो सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर तो नहीं है लेकिन वो अब तक मेरे मेंटर हैं, उस वक्त भी मेरे मेंटर थे। मुझे कोर्सेज वगैरह में कोई इश्यूज होता था तो मैं प्रोग्राम मैनेजर, मास्टर्स के प्रोग्राम मैनेजर से तो डिस्कस करता ही था, और साथ में अपने सुपरवाइजर के साथ भी डिस्कस करता था। और स्टिल अभी तक जब भी मैं कहीं कोई मैं रिसर्च पेपर का काम कर रहा होता हूँ, कुछ रिसर्च में काम कर रहा होता हूँ, या कहीं कुछ इश्यूज होते हैं, तो मैं अभी तक डॉक्टर सज्जाद के पास जाता हूँ। और बहुत बहुत केयरिंग नेचर के हैं, बहुत अच्छी नेचर के वो हैं डॉक्टर सैयद सजाद हुसैन रिजवी साहब, और उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मुझे थ्रू आउट माई थीसिस। और थीसिस के अंदर आने की एक बड़ी वजह डॉक्टर सज्जाद ही थे, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो बिल्कुल एक रीज़न मेरी थीसिस से मेरा मास्टर्स कंप्लीट करने की मेरे सुपरवाइज़र भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया था उस वक्त,
और स्टिल अभी तक वो मुझे जहाँ पर भी मैं कहीं फंसता हूँ और मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे हेल्प आउट करते हैं वो। बिल्कुल, ऑब्वियसली जो मेंटर्स होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, वो ऑब्वियसली हमारी हेल्प भी करते हैं, हमें समझाते भी, और बिल्कुल, ऑब्वियसली उनका एक वसी टाइम रहा है इस फील्ड में। अच्छा, अब तुम प्लानिंग के साथ चलते हो, मामला तो सारा ये, अगर तुम प्लानिंग के साथ चलते हो तो अब मुझे ये बताओ कि पीएचडी में आपने क्या सोचा है, कि आपके एडवाइजर कौन होंगे, किस कदर होंगे, थोड़ा सा पता तो चले ना कि भाई तुम आगे कहाँ कैसे जा रहे हो। अच्छा, पीएचडी में एडवाइजर कौन होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी उम्र पाकिस्तान में तो रहना नहीं है, दुनिया भी एक्सप्लोर करनी है। तो मेरा इरादा है बाहर निकलूं मैं यहाँ से, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी जाऊं, वहाँ भी इसको भी एक्सप्लोर करूं और पीएचडी वहाँ से कंटिन्यू करूं। तो पीएचडी का एडवाइजर यकीनन जो भी होगा वो मेरी डोमेन से ही होगा, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल एक चीज इंटेलिजेंस मैं भी आपकी इंडोर्स करूंगा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं है, टेक्नोलॉजी की इतनी अंदर हमारे यहाँ पास टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है। ऑब्वियसली मैंने ये भी देखा है कंप्यूटिंग के लोग बहुत सारे जो हमारे साथ कलीग भी थे या जिनको मैं जानता था पर्सनली, या जो अलमनाइज मेरे पास यहाँ आए इस शो के अंदर, हमने उनके साथ डिस्कशंस किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, तो लोग परसू करते हैं कि वो बाहर जाएं, बाहर से पीएचडी वगैरह करें। और उनका विजन अगर रिसर्चर का होता है, जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई आप आगे जाके एक रिसर्चर स्कॉलर बने, तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, आपके स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं और आपके स्टूडेंट भी आज आपको देखेंगे, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स हम खुद देख रहे हैं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ है, आप भी देखते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी हरकत और सकनात जो कहते हैं, तो आप भी कहते हैं कि यार हमने इनके ऊपर इतना टाइम, पैसा, सब चीज़ें इन्वेस्ट की और इनको फोकस होके पढ़ाया, इनके साथ सिंसियर हो गए, मगर इनकी करतूत ही बोलूँगा, तो माजरत के साथ अगर कोई स्टूडेंट उसकी दिल आज़ारी हो रही तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कह रहा हूँ, मगर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आप अपना फीडबैक वैसे नहीं देते तो फिर हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, करतूत। तो कैसे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, और अगर आप उनको कोई रहनुमाई करना चाहें, क्योंकि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं लाइफ में, अपने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कुछ रहनुमाई स्टूडेंट के लिए। देखिए, मेरे आज के स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट मैसेज ये होगा कि शॉर्टकट्स में ना पड़ें, हार्ड वर्किंग करें। हार्ड वर्किंग डेफिनेटली पेज ऑफ। हार्ड वर्किंग जब आप करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट लाजमी मिलता है। तो शॉर्टकट्स में ना पड़ें और मेहनत करें। और अगर मार्क्स, देखिए मार्क्स के पीछे तो सबसे पहले भागने ही नहीं चाहिए, और अगर आप मार्क्स के पीछे भाग भी रहे हैं तो मार्क्स हार्ड वर्किंग करके ही मिलेंगे। और जैसे आपने जिनकी बात की नॉन सीरियस स्टूडेंट, तो अतीक भाई जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो भी सीरियस हो जाते हैं जब उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जैसा कोर्स मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये करेंगे तो हमें डिग्री मिलेगी, और ये अच्छे से करेंगे तो हमारी आगे की जो कैरियर आगे का जो कैरियर है उसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपका जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, यही जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हैं सबसे पहले यही डिस्कस होता है कि आपने फाइनल ईयर में क्या किया था, किस डोमेन में काम किया था, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया था। तो बिल्कुल ये है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है और होना चाहिए। तो आपकी टिप ये है कि भाई थोड़े से सीरियस हो, थोड़े से सीरियस हो जाओ, दिन में 2 घंटे 3 घंटे अपने एफआईपी को दें और थोड़ी सी उस पर मेहनत करें, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। 1 साल का बहुत ज्यादा होता है टाइम ड्यूरेशन, 1 साल में एक आराम से एक अच्छी सी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के शो में हमने सर उसामा से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें उनका आपने बचपन से लेके आज तक की बहुत सारे सीक्रेट्स हमने रिवील किए, और अल्लाह उनको सलामत रखे और आप लोगों को भी अल्लाह सलामत रखे, और आपको इस इस्तकामत पे ले आए कि आप अपने टीचर्स की हिंट्स लें, 3 से 4 घंटे ज़रूर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को दें। 1 साल का बहुत तवील अरसा होता है, उसमें आपका अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, और आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप कॉर्पोरेट को जब टच करते हैं तो वहां पर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाता है। और इसी टिप्स के साथ मैं चाहूंगा आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और एम्बेसडर के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल। थैंक यू सो मच।